Good evening, everyone. Welcome back to our series of newspaper analysis. Today is 3rd of October, and we would be discussing 5 important articles of the day. As usual, we have taken those 5 articles from the Hindu, Indian Express, and the Assam Tribune. My name is Mayur, and here are a few details about me. But then you already know those, so not important for now. For those who are appearing in the mains, these current mains, you may consider downloading these one-pager notes and going through it. Tomorrow onwards, I'll be conducting marathon session to cover GS 1, 2, 3, 4 based on these pointer notes. It would be kind of a revision for those who have studied those pointers. So the 5 articles that we are going to discuss today, one is related to environment and ecology, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो गया है, वर्ल्ड ग्लोबल लिस्ट में उसको ऐड कर दिया है. देन सेकंड आर्टिकल इज अबाउट फूड लॉस, जो हम लोग क्रॉप्स जनरेट करते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, पैडी हो गया, व्हीट, सीरियल्स, इनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है. we are going to discuss about those. Then third, we are going to discuss about the space technology. एस्ट्रोस्टैट जो है इंडिया का फर्स्ट स्पेशल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च हुआ था 2015 में, उसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. देन देयर इज वन टॉपिक फ्रॉम आईआर एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है इंडिया और भूटान के बीच में रेल कनेक्टिविटी का. फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग. 2 रेल रूट डेवलप हो रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड भूटान. And the fifth one is Amazon rainforest, ecology climate change के बारे में. It has been observed कि Amazon की जो rain forest है ना, उनका height and width थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है. इसको carbon fertilization भी कहा जाता है because of the increased CO2 concentration in the atmosphere. Nonetheless, let's get going. Let's start discussing them in details. First article, like I said, it is about the cold desert. It is about biosphere reserve, cold desert biosphere reserve, which is located in Himachal Pradesh. Has been included into the world network of biosphere reserve. इसके पहले 3-4 थे, ये और ऐड हो गया. मतलब इसके पहले काफ़ी थे, अब ये एक ऐड हो गया. ये कहाँ है? ये लोकेटेड है हिमाचल में, लाहौल एंड स्पीति वैली में. अब मतलब ये मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि अगेन one of my close friends है, मतलब नाम नहीं ले सकते, but he has played a role in it. So it's a kind of a proud feeling for those who are interested in IFS service as well as who are kind of nature lovers. Details of it, ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, CDBR जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, that has been added to the world network of biosphere reserve. ये कौन देता है? यूनेस्को डिक्लेयर करता है. यूनेस्को का है ये, ठीक है. कितना स्प्रेड है इसका? इट इज स्प्रेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अराउंड 7,800 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया. जैसे आपको पता है कि सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं दे आर कवर्ड इन 3 स्फीयर्स. वन इज लाइक कोर, देन देयर इज बफर एंड देन देयर इज ए ट्रांजिशन स्फीयर. कोर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है. बफर का काम, लाइक नेम सजेस्ट, इसका काम इज टू बफर, एक्ट एज अ बफर ऑन द इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फीयर रिजर्व. एंड ट्रांजिशन मतलब बायोस्फीयर रिजर्व से नॉर्मल लैंड में ट्रांजिशन होने वाला रीजन. तो ये जो जोनेशन जो हुआ है इसका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें कोर रीजन जो है दैट इज अराउंड 2,700 स्क्वायर किलोमीटर. बफर जो है वो दैट इज अराउंड 4,000 स्क्वायर किलोमीटर. एंड जो ट्रांजिशन है वो लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है. इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क है, फिर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन चंद्रताल वेटलैंड जो हिमाचल का है, एंड देन सरचू प्लेन्स है. ये इतना ज़्यादा हाइट पे है, इट्स अराउंड 3,500 to 6,000 मीटर के हाइट पे, मतलब 3.5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये बसा हुआ है. इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. बिकॉज इट्स कोल्ड डेजर्ट,
बायोडाइवर्सिटी एंड बीट फ्लोरा बीट फौना वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, एंड दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. इस जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें अप्रोक्सीमेटली 12,000 लोग रहते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक मोस्टली चरवाहा है वो. दे आर पास्टोरल इन नेचर, या गोट का हर्डिंग करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बार्ले पी का फार्मिंग भी होता है वहां पर. जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उनका, वहां के जो 12-13 हजार लोग रहते हैं उनका, वो बुद्धिस्ट है. बुद्धिस्ट रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग को वो फॉलो करता है, एंड गवर्नेंस उनका लोकल काउंसिल से होता है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया का फर्स्ट एवर हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट हुआ है. ओके इसका फायदा क्या होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली अवेयरनेस, लोगों के बीच में क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अवेयरनेस जनरेट होगा. इट विल बूस्ट द ग्लोबल रिकॉग्निशन, it will involve, it will increase the research collaborations, then it will also promote the responsible ecotourism and then climate resilience. It also shows or it also reflects India का जो commitment है to the biodiversity conservation and community led sustainable development, क्योंकि इसके प्रोटेक्शन में ये जो 12-13 हजार लोग जो लोकल इनहेबिटेंट्स है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये कि वो इतना अंदर है, इतना हिंटरलैंड में, कि वहां पे टूरिज्म का प्रेशर जो कॉमन हर जगह पे जैसे भीड़ हो जाती है उतनी पब्लिक वहां पे नहीं पहुंच पाती है, बट दैट इज व्हाट kept it pristine in nature. वो एक boon है. Please try and solve this MCQ. Consider the following statements about cold desert biosphere reserve. Take 30 seconds and please try and solve this. Please mention your answer in the comment section or you can share it with me personally. ठीक है? बहुत इजी है, आप एलिमिनेट कर सकते हो. लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है क्या आपको भी पता है, तो आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो. फूड लॉस एंड वेस्टर्न इंडिया, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस को रिगार्डिंग फूड लॉसेस. ओके फूड लॉस दो तरीके के होते हैं. एक होता है मार्केट में आने से पहले, मतलब हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद में कंज्यूमर तक पहुंचने तक, एंड सेकेंड टाइप ऑफ फूड वेस्ट होता है जब कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, आपने उसको ले लिया अपने पास में, कंज्यूमर्स ने ले लिया, देन इट गेट्स वेस्टेड. इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो फ्रंट साइड है हार्वेस्टिंग से लेकर मार्केट तक पहुंचाने तक, उसमें ज्यादा फूड लॉस होता है. वेराज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस जैसा हो गया, जर्मनी जैसे हो गया, वहां पे पोस्ट कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर के साइड से, वहां पे लॉसेस ज्यादा होता है. तो इस आर्टिकल को वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. सो व्हाट हैज हैपेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज 33%, मतलब one third of the global food produced is lost or wasted. In India, जो annual post harvest losses है, those are like 1.5 trillion dollars, 1.5 trillion rupees के, which is equivalent to 4% of agri GDP. बहुत ज्यादा अमाउंट है ये. और ये क्यों होता है? ये तो वेस्ट है, सिंपल वेस्ट है. उसमें भी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके लॉसेस आर लाइक 10 to 15%, whereas wheat paddy is around 4.5%. ये फूड लॉस का क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब कोई अब क्रॉप, जैसे कि पैडी है, कोई राइस है, व्हीट है, जब इसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन दैट हैज गॉन इन, है ना. उनके पैदाइश में काफी एनर्जी खर्च हुआ है, लेबर खर्च हुआ है, उन्होंने काफी CO2 को जैसे
कंज्यूम किया है, वैसे उन्होंने when it is lost, when the food is lost, तो उसके लिए गया हुआ पानी, उसके लिए गया हुआ न्यूट्रिशन, उसके लिए गए हुए सारे सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं. दे ऐड बाय फर्मेंटेशन CO2 इन द एटमॉस्फेयर. सी यहाँ पे वही लिखा, फूड लॉसेस आर लाइक वाटर वेस्टेज, लैंड वेस्टेज, एनर्जी एंड लेबर वेस्टेज. जो इंडिया का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, दैट इज अराउंड 30 commodities and leads to 33 million tons of carbon dioxide release. बहुत ज्यादा ही है. मतलब अगर आप सिर्फ राइस और पैडी को कैलकुलेट करोगे, so it is equivalent to 10 million tons of carbon dioxide. इतना छोड़ देता है. इसमें मीथेन का इंटेंसिटी बहुत हाई होता है. So food loss in all the forms is very problematic. पैटर्न्स ऑफ लॉस क्या है? जैसे मैंने बताया था कि दो डिवीजन में लॉसेस होता है. इन केस ऑफ इंडिया इट इज अर्ली सप्लाई चेन्स, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट. इन केस ऑफ इंडिया इट इज अर्ली सप्लाई चेन्स, जिसमें हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले जो कुछ भी है वहां पे इंडिया के केस में लॉस होता है. वेयर इन हाई इनकम कंट्रीज लाइक यूएसए, लॉसेस जो है वो कंज्यूमर एंड साइड पे वेस्टेज है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि गवर्नमेंट हैज टेकन 3 राउंड्स ऑफ नेशन वाइड पोस्ट हार्वेस्ट सर्वे टू अंडरस्टैंड के बॉटलनेक कहाँ पे है, टू अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम कहाँ है, टू फिगर आउट कि इसमें से बाहर कैसे निकाला जा सकता है ना. पीएम किसान संपदा योजना जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या सॉल्यूशंस हो सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टोरेज के साइड से कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई चेन्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है. ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, मतलब कोल्ड चेन्स जो है वो सिर्फ गोडाउन में नहीं तो सप्लाई लॉजिस्टिक्स में भी होने जरूरी है. देन वी ऑल्सो नीड टू इनकलकेट अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत होती है. सो इफ वी कैन हैव सोलर कोल्ड स्टोरेज दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. देन वी विल नीड लो कॉस्ट साइलोस. देन वी विल नीड AI ड्रिवन फोरकास्टिंग के कौन सा फूड क्रॉप कितने टाइम में खराब हो सकता है, कब लॉसेस शुरू हो सकता है. वी हैव फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड लॉस ऐप. वी ऑल्सो नीड टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू हैव फूड बैंक्स, कंपोस्टिंग, फीड एंड बायो एनर्जी, समथिंग दैट हैज गॉन वेस्टेड, उसको आप कंपोस्टिंग, फीड, बायो एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. पॉलिसी सपोर्ट में लो इंटरेस्ट रेट पे लोन, क्रेडिट, सब्सिडी, ये स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के लिए. Way forward is like we will have to involve government, private sector, farmers, consumer, सबको मिलाकर एक मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट्स डालना होगा. We will have to integrate the policy of saving food with climate change policies. उससे climate change policy में भी contribution मिलेगा. And this food saved is equal to climate saved. ये इंटीग्रेट करके हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना होगा along with the climate change activities. This is next question. Try and solve it. Again, this is based on elimination technique. फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही आपको समझ में आ जाएगा क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये बहुत क्रिस्प और शॉर्ट है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एस्ट्रोसैट ने 10 साल पूरे कर लिए. अब फनी बात यह है कि जब इसको डिजाइन किया गया था 2015 में, जब उसको लॉन्च किया गया तो टारगेट टाइम वाज जस्ट 5 साल. हम चाहते हैं कि वो 5 साल तक एटलीस्ट सक्सेसफुली काम कर जाए, बट आज उसको 10 साल हो चुके हैं. अभी भी वो बहुत एक्टिवली बहुत अच्छे से काम कर रहा है. जितना हमने एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा ये प्रोडक्टिव निकल के आया है. ये एस्ट्रोस्टैट जो है उसके थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं. इट वाज लॉन्च ऑन 28 सितंबर ऑफ 2015 बाय PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा. सारे श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होता है. इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी. मल्टी वेवलेंथ है ये, इट्स नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, इट्स अ मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी. प्लान था 5 साल का, लेकिन आज भी 10 साल कंप्लीट करने के बाद भी
इट इज वर्किंग परफेक्टली। ये पेलोड्स है, ये आज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एडीआरई जैसा कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए, बट अदरवाइज फॉर यूपीएससी और फॉर एपीएससी मींस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एस्ट्रोसैट से हमारी क्या मेजर डिस्कवरीज हुई? फर्स्ट, एस्ट्रोसैट, इंडियन एस्ट्रोसैट हैज ऑब्जर्व द ब्लैक होल, it has observed the neutron star, nearby stars like Proxima Centauri. इसको इंडियन ऑब्जर्वेटरी ने, इंडियन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ने ऑब्जर्व किया। इट हैज डिटेक्टेड FUV photons from galaxies which are 9.3 billion light years away. It's a mammoth achievement. And insights across like ultraviolet, visible या X-ray, different जो स्पेक्ट्रम होते हैं लाइट के, हर जगह से उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ये एस्ट्रोसैट जो था एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन इंडियाज इसरो एंड मेजर इंस्टीट्यूशन लाइक आयुका, मतलब ये आयुका पुणे में बेस्ड है, इंडिया से आयुका, TIFR, IIA, RRI एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और उसके बाद में कोलैबोरेट किया गया था यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। What are its significance? What is its significance? 5 साल का टारगेट किया था, 10 साल तक वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। It has boosted India's credentials in space astronomy. It has provided indigenous capability for multi-wavelength spectrum observation. Also contributed to the global astronomy research area. इसका महत्व आज आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आज से 10 साल के बाद यू वुड रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस फेनोमेना इज। एमसीक्यू जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है ये। आज के आर्टिकल इंटेंशनली बहुत सिंपल रखे हुए हैं टू वार्म अप। इसमें आपको शायद एलिमिनेशन की जरूरत ना पड़े क्योंकि सारी स्टेटमेंट करेक्ट ही है। नेक्स्ट, इंडिया भूटान रेलवे कनेक्टिविटी। भूटान इंडिया का नेबर है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ सिक्किम, विथ वेस्ट बंगाल, विथ असम। भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेबर स्टेट इसीलिए भी क्योंकि वो इट एक्ट्स एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भूटान में स्टेबिलिटी, भूटान में पीस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कुछ सालों पहले, लगभग 20 साल पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि भूटान में तो रेल नेटवर्क है नहीं, तो इंडिया के रेल नेटवर्क के साथ भूटान को कनेक्ट किया जा सकता है क्या? आई थिंक कुछ 10 या 5 रूट्स के बारे में बात हुआ था इनिशियली, बट अभी 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड भूटान, तब फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की थी कि एटलीस्ट 2 तो शुरू हो जाए। ये न्यूज उस बारे में कि वो 2 शुरू होने वाला है। अभी दुर्गा पूजा की जब छुट्टी थी उस टाइम पे ये न्यूज आया था कि 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंडिया ने अनाउंस किया है विद भूटान। एक है कोकराझार जो असम में, उसको कनेक्ट करता है गेलेपू भूटान में, जो 69 किलोमीटर का है, ये बड़ा वाला है, वर्थ 3,500 करोड़। द सेकेंड इज बनारहाट जो वेस्ट बंगाल में, इट विल कनेक्ट विद सामत से इन भूटान, जो सिर्फ 20 किलोमीटर का है, लेकिन फिर भी 600 करोड़ का उसका cost. Like I said, it is first ever railway connectivity project for Bhutan. Till now, Bhutan does not have rail network. दो 2005 में MOA साइन हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में टू डेवलप 5 पॉसिबल रेलवे लिंक्स, बट अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब 2024 में विजिट किया था, उसके बाद में 2 प्रोजेक्ट्स वर प्रायोरिटाइज एंड MOU वाज साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइन। अब इसके डिटेल्स क्या है? जो कोकराझार गैलेपू से जो है 70 किलोमीटर का रफली, उसमें से 66 किलोमीटर इंडिया में और 4 किलोमीटर भूटान में। भूटान आप गए होंगे तो इट्स अ वेरी हिली टेरेन,
मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे एक तो शिवालिक भी नहीं है, शिवालिक की लाइन सिक्किम, वेस्ट बंगाल, भूटान यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बहुत ज्यादा स्टीप पहाड़ है। इसमें ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि 6 स्टेशन है, या 2 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, 2 वायडक्ट्स, 29 मेजर ब्रिजेस, 65 माइनर ब्रिजेस वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार भूटान के साथ रेलवे कनेक्टिविटी आने वाली है, 4 साल में इसको कंप्लीट करना है, एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट फॉर फास्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए। सेकेंड इज बनारहाट समस्ते में है, रफली 20 किलोमीटर, उसमें से 17 किलोमीटर तो इंडिया में और 3 किलोमीटर ही भूटान में है। हाँ, ये एस्पेक्ट है कि जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? एक, गेलेफू जो है, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज द माइंडफुलनेस सिटी। ये सिटी को, गेलेफू को, इज बीइंग डेवलप्ड एज द माइंडफुलनेस सिटी, सिटी ऑफ माइंडफुलनेस। 2600 स्क्वायर किलोमीटर का है, ऑटोनॉमस रीजन है विद भूटनीज वैल्यूज, इनोवेशन एंड ग्लोबल कॉमर्स। वेरएज समझते जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन है जिसमें है पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट द गुड्स। इंडिया और भूटान का ट्रेड क्या है इन करंट कंटेक्स्ट? भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया, ऑब्वियस रीजन है, कोई और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो इट इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाय इंडिया एंड इट्स अ लैंडलॉक कंट्री। 80% भूटान का जो 80% ट्रेड है वो इंडिया के साथ ही होता है। 2016 का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था, इट इंश्योर्ड दैट फ्री एंड ड्यूटी फ्री ट्रांजिट, भूटान से यहाँ पे सब कुछ ड्यूटी फ्री आता है। तो भूटान के लिए इंडियन मार्केट बड़ी चीज है। पीपल टू पीपल कनेक्ट या नॉर्मल कनेक्टिविटी, ये सब इससे बढ़ जाएगा। पर्पस क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए it will increase the trade of Northeast India with Bhutan. Solve this question quickly. It's a very simple question. With reference to India-Bhutan cross-border railway projects, consider the following statements. The Kokrajhar-Gelefu line is the first railway project connecting Assam with Bhutan. The Banarhat-Samaste line is longer than the Kokrajhar-Gelefu line. Incorrect है ये, क्योंकि पहला वाला जो है it is 70 kilometers and second one is 20 kilometers. So second statement तो incorrect हो गया, तो answer is B, 1 and 3 only. ये फाइनल आर्टिकल है आज का, और ये क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल है। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग इंटेंशनली शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहे हैं सो दैट इट काइंड ऑफ वार्म्स यू अप, क्योंकि कल से रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होंगे। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही कहा था, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कार्बन फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 इतना बढ़ जाता है। CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। हायर द CO2, हायर वुड बी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट। लेकिन ये बहुत शुरुआती पीरियड में, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए होता है। लॉन्ग रन में इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड कि अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट है उनका साइज जो है, एवरेज साइज, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। स्टडी, एक नेचर प्लांट्स एक रेगुलर पीरियडिकल है जिसमें इंक्रीजिंग ट्री साइज अक्रॉस अमेजोनिया का आर्टिकल आया था। इट हैज शोड कि एवरेज साइज ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 3.5% in every passing decade. Why? Because due to rising level of atmospheric CO2. It is also called as carbon fertilization. About Amazon rainforest, क्या ये 60% इसका ब्राजील में है, बट ये 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। अराउंड 200 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को वो स्टोर करके रखता है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट।
क्योंकि एटमॉस्फेरिक CO2 को वो कैप्चर कर लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। इस स्टडी की फाइंडिंग क्या है कि 188 परमानेंट फॉरेस्ट प्लॉट जो है एवरेज 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ईच का प्लॉट साइज है। ऐसे 188 लगभग 200 परमानेंट फॉरेस्ट प्लॉट्स को स्टडी किया गया। जो अनडिस्टर्ब्ड ओल्ड ग्रोथ है ना, वहां पे ट्रीज ने अपने साइज को मेंटेन करके रखा है, दे आर एट द स्टेबल साइज। ओके, लेकिन जो अमेज़न है वहां पे दी CO2 का एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से लगभग लास्ट 30 सालों में it has the concentration of CO2 in last 30 years has increased almost by 20%. That has led to first photosynthesis का प्रमाण बढ़ गया, it has increased the photosynthesis carbon fertilization effect, and it has also led to the faster tree growth rate and size of bigger size of the trees. क्यों ऐसे? Because larger trees जो होती है they absorb more carbon, reinforcing Amazon's role as global carbon sink. शुरुआत में देखने के लिए अच्छा लग रहा है, पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है, but in long run it is problematic affair. Significance क्या? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या कि बिगर ट्रीज वही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेगा, ज्यादा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मदद करेगा। बट इसमें कॉशन क्या है कि बेनिफिट जो इंक्रीज साइज से हो रहा है दैट कैन नॉट ऑफसेट द डिफॉरेस्टेशन लॉसेस। एक्सक्यूज मी, जो पुराने ट्रीज है, ओल्ड ग्रोथ ट्रीज जो है, they are like hundreds of years of old and they cannot be replaced quickly by any afforestation. And जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी को तो डैमेज करता ही है, बट बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, दिस इज फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, ट्राई एंड सॉल्व इट। प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन शेयर इट विद मी पर्सनली। आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट इज यू कैन क्लियरली सी कि वो गलत है। सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, जो APSC और UPSC का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो स्मार्ट बुक्स अब एसएमएस में भी अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर टू एक्सेस दीज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। टुमारो ऑनवर्ड्स वी वुड बी रेगुलरली डिस्कसिंग CNA करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो, थैंक यू।